Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स फ्रॉम एमएच अब्राहम एंड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स पर ये वीडियो 12th है और हमारा काम जो है कि हम लिटरेरी टर्म्स को जो है इजी बना रहे हैं। और आज ई लेटर लिटरेरी टर्म्स पर हम पढ़ेंगे एपिक। और एपिक को पढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस 2021 के टीजीटी में पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। विच पॉइंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एपिक, यानी कि एपिक के बारे में कौन सा पॉइंट करेक्ट जो है नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ए long verse narrative on a serious subject told in formal and elevated style, यानी कि फॉर्मल और एलिवेटेड स्टाइल में लिखा हुआ ये वर्स नरेटिव है। द हीरो इज अ फिगर ऑफ ग्रेट नेशनल और इवन कॉस्मिक इम्पोर्टेंस। एपिक का जो हीरो होना चाहिए वो कॉस्मिक इम्पोर्टेंट का होना चाहिए, यानी कि ब्रह्मांड यानी कि सार्वभौमिक महत्व का होना चाहिए या ग्रेट नेशनल होना चाहिए। द स्टाइल ऑफ एन एपिक पोएम इज डेलिबरेटली डिस्टेंस्ड फ्रॉम द ऑर्डिनरी स्पीच, यानी कि उसमें ऑर्डिनरी स्पीच नहीं होनी चाहिए, जानबूझकर ऑर्डिनरी स्पीच को उसमें अवॉइड करना चाहिए। एंड प्रोपोर्शन to the grandeur and formality of the heroic subject and architecture, जिस प्रकार का आपका हीरोइक सब्जेक्ट है, उसका आर्किटेक्चर है, तो उसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, उसी के अनुपात में जो है फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, इनफॉर्मल नहीं। फोर्थ पॉइंट है, द एपिक वॉज रैंक्ड बाई अरिस्टोटल एज द फर्स्ट एंड ट्रेजेडी ऑन द सेकेंड। अरिस्टोटल ने जो है एपिक को फर्स्ट रैंक पे रखा है और ट्रेजेडी को सेकंड। बस यही पॉइंट जो है आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि अरिस्टोटल ने तो एपिक को सेकंड रैंक पे रखा है और ट्रेजेडी को उन्होंने फर्स्ट रैंक पे रखा है। जबकि बहुत सारे जो आपके रेनेसां के यूरोपियन क्रिटिक हैं, उन्होंने एपिक को सारे जेनर से एबव रखा है। तो इसमें फोर्थ पॉइंट है। अब हम एपिक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एपिक इन इट्स स्ट्रिक्ट सेंस, द टर्म एपिक और हीरोइक पोएम इज अप्लाइड टू अ वर्क दैट मीट एट लीस्ट द फॉलोइंग क्राइटेरिया, यानी कि जो डेफिनेशन दी है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी पोइम अगर पूरा करती है इसके क्राइटेरिया को तो वो एपिक होती है। यदि डेफिनेशन को समझते हैं और इससे निकलने वाले जो पॉइंट्स हैं उनको समझेंगे। इट इज़ ए लॉन्ग वर्स नैरेटिव ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट टोल्ड इन फॉर्मल एंड एलिवेटेड स्टाइल and centered on a hero or quasi-divine figure on whose actions depends the fate of a tribe, a nation or human race, और in the instance of जॉन मिल्टन्स पैराडाइज। तो जॉन मिल्टन्स के पैराडाइज का हम उदाहरण दे सकते हैं। अब ये कि इस डेफिनेशन से कौन कौन से पॉइंट्स निकल कर आते हैं वो समझिए। फर्स्ट पॉइंट है कि एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, यानी कि लॉन्ग नैरेटिव पोएम में पहला पॉइंट तो ये निकल के आता है। इसकी जो स्टाइल है शुड बी फॉर्मल एंड एलिवेटेड, यानी कि एपिक की स्टाइल फॉर्मल होनी चाहिए और एलिवेटेड होनी चाहिए। फॉर्मल का मतलब है जो आपकी स्लैंग लैंग्वेज होती है, जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है, उसको ना प्रयोग करके एक औपचारिक लैंग्वेज होती है उसको। इसका मतलब है कि इसकी जो लैंग्वेज की डिक्शन है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, यानी कि लैंग्वेज
ऑफ द हाई एंड अरिस्टोक्रेट सोसाइटी में जो बोली जाती है वो लैंग्वेज होनी चाहिए। एंड स्टाइल भी एलिवेटेड होनी चाहिए। देखिए स्टाइल एलिवेटेड होने का मतलब है ग्रैंड स्टाइल, जैसे कि आपने जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ी थी, यानी कि ब्लैंक वर्स पढ़ा था, या हीरोइक कपलेट में होनी चाहिए। और दूसरे जो आपके एपिक सिमिली हैं उनका भी यूज होना चाहिए, यानी कि एलिवेटेड स्टाइल होनी चाहिए। ये पॉइंट निकल के आया। अब थर्ड पॉइंट आ रहा है सेंटर्ड ऑन अ हीरोइक और क्वासी डिवाइन फिगर, यानी कि जो इसका मेन कैरेक्टर हो तो वो उसमें हीरोइक क्वालिटी होनी चाहिए। और दूसरे क्वासी डिवाइन फिगर, इसका मतलब होता है टू हैव सम एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गॉड, यानी कि देवताओं जैसी उसमें गुण होनी चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति नॉर्मल व्यक्तियों के मुकाबले नहीं, बहुत हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए। कितना स्टैंडर्ड का होना चाहिए? फेट ऑफ अ ट्राइब, अ नेशन और ह्यूमन रेस, यानी कि पूरे ह्यूमन रेस का जो भाग है, ह्यूमन ट्राइब का जो भाग है, या जो नेशन का, उस पर डिपेंड करता है। अगर हम इंडियन मैथोलॉजी की बात करें तो आइडियल पर्सन जो है अपने यहाँ भगवान श्री राम हैं, तो इस प्रकार का स्टैंडर्ड उसका, यानी कि इस प्रकार की हाइट उसकी होनी चाहिए सो दैट कि वो यूनिवर्सल करैक्टर बन जाए। तो ये समझ गए कौन कौन से पॉइंट इसमें निकल कर आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि दो प्रकार के आपके एपिक होते हैं। उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह मैं सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए। स्टैंडर्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड लिटरेरी एपिक्स। लिटरेरी एपिक्स में और ट्रेडिशनल एपिक में जो अंतर है उसको समझ लेते हैं। पहले समझ लेते हैं ट्रेडिशनल एपिक क्या है। यहाँ पर जो लिखा है एम एच अब्राहम में, ट्रेडिशनल एपिक आल्सो कॉल्ड फॉक एपिक्स और प्राइमरी एपिक्स इनको कहा जाता है, वर रिटिन वर्जन्स ऑफ व्हाट हैड ओरिजिनली बीन ओरल पोइम्स अबाउट अ ट्राइबल और नेशनल हीरो ड्यूरिंग द वॉरलाइक एज, यानी कि वॉरलाइक एज में जो ओरल स्टोरीज थी, पोइम्स थी, जिसको ट्राइबल लोग या जो ट्रेडिशनल तौर पर उनको गाते चले आ रहे थे, तो उन्हीं पर बेस्ड ये ट्रेडिशनल एपिक जो है वो लिखे गए थे। यानी कि उन ओरल जो पोइम्स थी, जो हैंड ओवर हो रही थी, ओरली ट्रांसफ़र हो रही थी, उनके बेस पर ये ट्रेडिशनल एपिक लिखे गए थे। अब बात आती है कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। देखिए होमर का इलियड और ओडिसी है, ये ग्रीक में है। एंग्लो सैक्सन एज का ब्यूवल्फ है जो कि एनोनिमस इसके राइटर हैं, और फ्रेंच का चांसन डे रोलैंड, स्पेनिश के पोइमा डेल चेड इन द 12th सेंचुरी, और 13th सेंचुरी के जर्मन एपिक हैं न्यूलैंड नाइट। तो इस प्रकार ये जो हैं ये आपके ट्रेडिशनल एपिक हैं। अब लिटरेरी एपिक क्या होते हैं? देखिए लिटरेरी एपिक को जो पोइट है जानबूझकर, यानी कि वही ट्रेडिशनल एपिक को कॉपी करता है और अपनी स्टाइल में उसको लिखने की कोशिश करता है। लिटरेरी एपिक्स वर कंपोज्ड बाय इंडिविजुअल पोएटिक क्राफ्टमैनशिप इन डेलिब्रेट इमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म, यानी कि इसमें जो पोइट है वो अपनी व्यक्तिगत जो उसकी कला होती है, शैली होती है, उसमें इसको लिखता है। और ये जो होते हैं ये डेलिब्रेट इमिटेशन होते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म का, यानी कि कहने का मतलब है जिस फॉर्म में, जिस स्टाइल में और जिस करैक्टर को लेकर के ट्रेडिशनल एपिक लिखे जाते हैं, तो वही फॉर्म, वही स्टाइल, वही जो कह सकते हैं कन्वेंशंस होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, उन्हीं को बेस करके लिखे जाते हैं।
एग्जाम्पल की बात आ रही है तो कि यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन इसमें ट्रेडिशनल एपिक है और कौन आपका लिटरेरी एपिक है। तो इसकी बात करें, वर्जिल का लैटिन पोइम जो एनियड है, जिसने पैराडाइज लॉस्ट का मॉडल बनी है, ये आपका लिटरेरी एपिक है। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट इटसेल्फ आपका लिटरेरी एपिक है। जॉन कीट्स की हाइपेरियन जो कि पैराडाइज के मॉडल पर लिखी गई है, ये भी ट्रेडिशनल एपिक है। विलियम ब्लेक की कई एपिक्स हैं जिनको प्रोफेटिक बुक्स कहा जाता है, जिसमें फोर जोआस, मिल्टन और जेरूसलम, ये भी आपके लिटरेरी एपिक्स हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब हम इनकी पढ़ते हैं कन्वेंशंस कि कौन कौन सी परंपराएं हैं, कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके लिटरेरी एपिक और ट्रेडिशनल एपिक में होती हैं। तो देखिए, जैसा कि अब्राहम में लिखा है कि एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म में नॉर्थरोप फ्रायर होमर के एग्जाम्पल को लेकर के 2-3 करैक्टरिस्टिक्स बताते हैं। वो कहते हैं कि होमर ने अपने जो सक्सेसर्स हैं उनके लिए ये कन्वेंशंस रखी। फिर हमको बाद में और कन्वेंशंस पढ़ते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, द फॉल ऑफ एन एनिमी शुड बी नो लेस देन ऑफ अ फ्रेंड और लीडर, इज ट्रेजिक एंड नॉट कॉमिक। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नेचुरल है कि आपका जो प्रोटोगनिस्ट होता है, हीरो होता है, वो तो हाई स्टैंडर्ड का है ही, वो तो, लेकिन जो इसका एनिमी है वो भी उसी लेवल का होना चाहिए। अगर उसका फॉल होता है तो फॉल भी उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार एक फ्रेंड और एक लीडर का होता है। और इज ट्रेजिक नॉट कॉमिक, अब उसका फॉल होता है तो ये फॉल जो है शुड बी ट्रेजिक, कॉमिक नहीं होना चाहिए कि उसके फॉल से जो ह्यूमन बींग्स है उनको दुख ना हो। दुख भी होना चाहिए कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, अगर ये उसमें गुण ना होते, ये कमियां ना होती तो शायद उसका फॉल ना होता। तो कहने का मतलब है बोथ, चाहे आपका प्रोटैगोनिस्ट हो और चाहे आपका एंटागोनिस्ट हो, बोथ शुड बी ऑफ हाई स्टैंडर्ड। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम रामायण में रावण का फॉल भी देखते हैं तो रावण का फॉल भी लोगों को रास नहीं आता कि नहीं, उसको चांस मिलना चाहिए, उसको जीवित होना चाहिए था। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द ऑब्जेक्टिव एंड डिसइंटरेस्टेड एलिमेंट। देखिए, ऑब्जेक्टिव का यहाँ का मतलब है आपका इम्पर्सनल, और आप जानते हैं कि सब्जेक्टिव जो होता है वो पर्सनल होता है और ऑब्जेक्टिव जो होता है इम्पर्सनल। तो यहाँ पर इम्पर्सनल है यानी कि व्यक्तिगत, एंड डिसइंटरेस्टेड एलिमेंट। तो डिसइंटरेस्टेड का मतलब हुआ जिसको हम कह सकते हैं निस्वार्थ भाव के तत्व होने चाहिए, यानी कि जिसको लिख रहे हैं तो जो पोइट है वो अपनी व्यक्तिगत विचारधाराओं को उसमें इन्वॉल्व ना करे, बल्कि एक स्टैंडर्ड तौर पर उनको रखे, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो कह रहे हैं द एपिक एक्वायर्ड एन अथॉरिटी बेस्ड ऑन द विजन ऑफ नेचर एज एन इम्पर्सनल ऑर्डर, कि अगर हम इसके एपिक की प्रकृति या स्वभाव पर दृष्टि डालें तो ये इम्पर्सनल ऑर्डर में होता है, यानी कि ये व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि इम्पर्सनल होता है। यही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है इसकी। और ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो उन्होंने दिया है, एपिक वॉज रैंक्ड बाय अरिस्टोटल एज अ सेकेंड ओनली ऑफ ट्रेजेडी एंड बाय मैनी रेनेसां क्रिटिक्स एज द हाईएस्ट ऑफ ऑल जेनर। एपिक को अरिस्टोटल ने तो
ट्रेजिडी के बाद रखा है, यानी कि सेकंड पोजीशन में रखा है। फर्स्ट पे उन्होंने ट्रेजिडी को रखा है। लेकिन जो आपके रेनेसां जितने भी क्रिटिक्स हैं उन्होंने सारे जेनर में एपिक को सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे रखा है। अगला जो इसका क्वालिटी है, लिटरेरी एपिक्स आर हाईली कन्वेंशनल कंपोजिशन विद यूजली शेयर द फॉलोइंग फीचर्स ड्राइव्ड बाय द वे ऑफ द एनेड एंड फ्रॉम द ट्रेडिशनल एपिक ऑफ होमर। इसमें कह रहे हैं कि इसमें जो कन्वेंशंस नीचे लिखी हैं, जो पॉइंट लिखे हैं, जिसमें एडिशनल भी हैं और मेन भी हैं, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो कन्वेंशंस हैं वो होमर से कॉपी की गई एनियड में और एनियड से इनको लिया गया है। तो पहला है द हीरो इज अ फिगर ऑफ ग्रेट नेशनल और कॉस्मिक इम्पोर्टेंस, यानी कि हीरो को कॉस्मिक इम्पोर्टेंट का होना चाहिए, यानी कि यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस का होना चाहिए, सारी ब्रह्मांड में उसकी वैल्यू होनी चाहिए, इस लेवल का हो कि लोग उसको अपना आइडियल मानते हों। अब आप बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखिए पैराडाइज लॉस्ट में एडम और ईव जो है आपके प्रोजेनिटर्स हैं ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, यानी कि पूरी जो ह्यूमन रेस है उसको उत्पत्ति कारक है। अगर हम क्राइस्ट को एज ए प्रोटैगनिस्ट लें तो वो भी गॉड और मैन के इक्वल माना जाता है, यानी कि इतने यूनिवर्सल जो है इम्पोर्टेंस के ये प्रोटैगनिस्ट हैं। सेकंड पॉइंट है द सेटिंग ऑफ द पोएम इज एम्पल इन स्केल एंड मैनी बी वर्ल्ड वाइड और इवन लार्जर। अगर हम सेटिंग की बात करें तो सेटिंग लिमिटेड नहीं होना चाहिए कि कुछ एरिया के लिए ही वो काफ़ी है। जिस प्रकार कॉस्मिक इम्पोर्टेंट की बात कही थी हमने, किसकी बात कही थी? कॉस्मिक इम्पोर्टेंस की। जब पूरे ब्रह्मांड में उसकी इम्पोर्टेंस है तो सेटिंग भी पूरे ब्रह्मांड तौर पर होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? द स्पोक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज एंटायर यूनिवर्स फॉर इट टेक्स प्लेस इन हेवन, ऑन अर्थ, इन हेल एंड इन द कॉस्मिक स्पेस बिटवीन, यानी कि सभी प्रकार के इसमें जो है आपके सेटिंग आ जाती है। द एक्शन इन्वॉल्व्स सुपर ह्यूमन डीड्स इन बैटल। देखिए अगर सुपर ह्यूमन डीड्स नहीं करेंगे तो उसको हम भगवान कैसे मानेंगे? यानी कि नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उनसे तो एबनॉर्मल उनकी क्वालिटी होनी चाहिए। अब कैसे कैसे क्वालिटी देखिए, पैराडाइज लॉस्ट का एग्जाम्पल लिया गया है तो इंक्लूड द रिवॉल्ट हैवन बाय द रिबल एंजल्स अगेंस्ट गॉड, द जर्नी ऑफ सैटर्न थ्रू द क्योस टू डिस्कवर द न्यूली क्रिएटेड बर्ड एंड दिस desperately audacious attempt to outfit God by corrupting mankind। यानी बहुत सारी जो इसमें जो बताए गए हैं ये आम व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ सुपर ह्यूमन। केवल जो सुपर ह्यूमन क्वालिटीज रखता है वही तो इन चीज़ों को कर सकता है। और इसमें है in these great actions the gods and other supernatural beings take an interest in active part। देखिए अगर हम इंग्लिश एपिक की बात करते हैं, वेदर हम इंडियन एपिक्स की बात करते हैं, तो किसी का भी एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ पर जो गॉड हैं और अदर सुपरनेचुरल बीइंग्स हैं वो उसमें हिस्सा लेते हैं। महाभारत की बात करें, इंद्रदेव कवच कुंडल मांगने आ जाते हैं, सूर्यदेव कवच कुंडल देने आ जाते हैं या किसी को संतान प्रदान कर देते हैं। रामायण की बात करें तो वहाँ पर देवता लोग पुष्प बरसाते हैं। तो सेम चीज़ें, सेम थिंग ये होती है। क्राइस्ट एंड एंजल्स इन पैराडाइज लॉस्ट इसमें एक्टिव पार्ट लेते हैं।
एन एपिक पोइम्स इज ए सेरेमोनियल परफॉर्मेंस। इसी पर बात कर लेते हैं कि सेरेमोनियल परफॉर्मेंस क्या है। तो देखिए, सेरेमोनियल परफॉर्मेंस का मतलब है ग्रैंड स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल, और जिसका मंचन जो होना चाहिए समारोह के तौर पर होना चाहिए। कह रहे हैं एंड नरेटेड इन द सेरेमोनियल स्टाइल विच इज डेलिबरेटली डिस्टेंस फ्रॉम द ऑर्डिनरी स्पीच एंड प्रोपोर्शन टू द ग्रैंडर एंड फॉर्मेलिटी ऑफ द हीरोइक सब्जेक्ट एंड आर्किटेक्चर। जिस प्रकार का हीरोइक सब्जेक्ट आपने चुना है और जिस प्रकार का आपका प्रोटोगनिस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग स्पीच होनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी सेटिंग होनी चाहिए। तो भाई इसी प्रकार कारण है कि मिल्टन ने अपने पैराडाइज लॉस्ट में ग्रैंड स्टाइल का प्रयोग किया है और जो फॉर्मल डिक्शन का प्रयोग किया है, एलेबोरेट एंड स्टाइल सिंटैक्स का प्रयोग किया है, विच आर ऑफन मॉडल अंडर लैटिन पोइट्री। तो समझ गए होंगे, उन्होंने वाइड रेंजिंग एल्यूजन्स लिए हैं और जो होमर एपिक हैं या एनियड, इन सबको उन्होंने कॉपी किया है। अब एडिशनल कन्वेंशंस की बात करते हैं। तो देखिए, एडिशनल कन्वेंशन में जब आपका एपिक शुरू होता है तो एपिक शुरू होता है बाय द स्टेटिंग द थीम ऑफ द एपिक। एपिक की थीम शुरू में बताई जाती है। द बेस ऑफ गॉड टू मैन, ये आपके पैराडाइज लॉस्ट की थीम है। फॉल फ्रॉम द हेवन, ये भी थीम है। और सेकंड, राइटर इन्वोक्स अ म्यूज, वन ऑफ द 9 daughters of Zeus. The poet praised the muses to provide him the divine inspiration to tell the story of a great hero. पैराडाइज लॉस्ट आपने अगर पूर्व पढ़ो, पहले बुक फर्स्ट को ही पढ़ लें तो उसमें पहले ही जो 26 लाइन है, 26 लाइन है, उनमें थीम भी बताई गई है और वो इन्वोकेशन है। और इन्वोकेशन जो म्यूजिस हैं, 9 daughters हैं, 9 म्यूजिस हैं, उनमें से कोई होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट में यूरेनिया जो आपकी एस्ट्रोनॉमी की म्यूज है, उनको इन्वोक किया गया है। थर्ड पॉइंट बता रहे हैं कि द नरेटिव स्टार्ट्स इन मीडिया रेसिस इन द मिडिल ऑफ थिंग्स एट अ क्रिटिकल पॉइंट इन द एक्शन। लेकिन जो आपका नैरेटिव है वो मीडिया रेसिस से शुरू होना चाहिए। तो मीडिया रेसिस का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ द थिंग्स, यानी कहानी बीच से शुरू होनी चाहिए। समझिए, पैराडाइज लॉस्ट कहाँ से शुरू होती है? फॉल ऑफ सैटर्न। जबकि बुक्स 4th और 5th में बताया जाता है कि बैटल होता है हेवन में, तो वहाँ पर सैटर्न और आपके जो लूसीफर है, सैटर्न और गॉड की आर्मी के बीच होता है। 1/3 जो होते हैं सैटर्न के साथ होते हैं, फॉल जो एंजल्स, तो उनमें होता है। तो वहाँ से शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन मीडिया रेसिस है, यानी कि फॉल ऑफ सैटर्न से इसको शुरू करते हैं। फिर बाद में बताया जाता है कि सैटर्न का फॉल कैसे हुआ, फिर कैसे कैसे उसको यहाँ भेजा गया, हेवन में कैसे कैसे आया, 9 days और 9 nights वो गिरता रहा। तो ये बातें बाद में बताई जाती हैं, लेकिन इन द मिडिल से कहानी शुरू होती है। और मेन कैरेक्टर्स गिव एक्सटेंडेड फॉर्मल स्पीचेस। तो जो फॉर्मल स्पीचेस हैं वो विस्तृत तौर पर मेन कैरेक्टर से देनी चाहिए। अब आप बात करेंगे पैराडाइज लॉस्ट की, तो पैराडाइज लॉस्ट में बहुत ही ग्रैंड जो स्पीचेस हैं वो आपके सैटर्न के द्वारा दी गई हैं। व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकंकरेबल वे, अनकंकरेबल बिल, यानी कि जब इच्छाएं अभिजित हैं तो फिर फॉल नहीं होता। और यूज ऑफ
एपिक सिमिली और एपिक सिमिली का यूज होना चाहिए। तो ये आपने कन्वेंशंस पढ़ी आपके एपिक की। उम्मीद कर रहे थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।